साथियों, अगर आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट धमाकेदार और ताज़ा खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। संघर्ष की कहानी मास्टर सूर्य चंद्रा की ज़बानी। आज मैं आपसे रूबरू कराता हूँ इस शख्सियत से। तो मास्टर जी अपना थोड़ा परिचय दें। देखिएगा मास्टर जी तो टाइटल बहुत बात का बात है। मुझे जहाँ जन्म मिला, जैसा रिकॉर्ड में लिखा गया, मेरी तो जन्म तिथि भी ऐसी बड़ी विचित्र है कि ज़माने में कहते हैं कि भाई 1 अप्रैल फूल होता है, तो मेरा तो जो रिकॉर्डेबल डेट ऑफ बर्थ है वो भी 1 अप्रैल 1953 है। उस दौरान की परंपराएं होती होंगी कि माँ बाप बच्चे को स्कूल में ले गए और वहाँ जो भी रजिस्टर पर बैठे हैं, दाखिला रजिस्टर पर जो उन्होंने लिख दिया वो फाइनल है। तो उत्तर प्रदेश का जो भारत का ही सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ का ज़िला बुलंदशहर होता है। कस्बा है शिकारपुर, उसके पास में उटरावली गांव होता है। उस गांव में मुझे जन्म मिला। तो गांव में तो कोई सुरेश बोलता है, कोई सुरेशा बोलता है, कोई सुरेशन बोलता है, कोई सुरेश चंद्रा बोलता है। और फिर उसके बाद 12 तक एक आदर्श इंटर कॉलेज होता है शिकारपुर में, मैं वहाँ पढ़ा लिखा हूँ। मैंने 1973 की फरवरी के महीने में आईआईटी के लिए बीटेक के लिए मैंने फार्म भरा। फार्म भर कर के मई 1973 में मेरा एग्ज़ाम हुआ। रमेश नगर दिल्ली में होता है, वहाँ पर सेंटर था। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। बीटेक के लिए मैं दाखिला लेने के लिए जुलाई 1973 में जब मेरा दाखिले का बात इधर आया, लेकिन चूँकि मेरे माँ बाप अनपढ़ रहे हैं और जिसे राजमिस्त्री कहते हैं, गांव में मकान बनाने का पुश्तैनी पेशा उनका रहा, तो मैंने भी उनके साथ काम किया है, लेबर का काम किया है। और बीटेक में जब एडमिशन का बात आया तो जो मेरे काबू की बात नहीं रही। हालांकि मैंने किसी भगवान नाम की चीज़ को कभी नहीं कहा कि मुझे किसी चमारी की कोख से जन्म देना, लेकिन चमार बिरादरी में मुझे जन्म मिल गया, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप हो गया। वो इसलिए हो गया कि मेरे गांव में एक 8वीं पास ब्राह्मण का लड़का जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टरी करते थे। उन्होंने, जो शर्मा जी थे डॉक्टर, उन्होंने कहा, मेरे पिताजी चूँकि अनपढ़ थे, उनको बहकाने के लिए उन्होंने कहा कि अरे मिस्त्री साहब कहाँ भेज रहे हो इस लड़के को, बिगड़ जाएगा। जबकि उस दौरान आईआईटी केवल 5 थी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली। तो मेरा बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ हौज-खास दिल्ली में एडमिशन हुआ। लेकिन जातीयता का दंश मुझे उस दौरान लगा। मेरे माँ बाप ने आईआईटी से मुझे विड्रॉ कर लिया। उसी दौरान डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का एक खुर्जा कस्बा होता है, वहाँ पर सेठ गंगा सागर जटिया पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 3 साल का डिप्लोमा होता है। तो वहाँ पर भी एडमिशन के लिए कॉल लेटर, लेकिन चूँकि मेरे गांव में प्राइमरी के मास्टर ज़्यादा, तो मेरे पिताजी ने एक भद्दा अल्फाज बोल करके, और वहाँ तो गांव की ये साधारण बोलचाल है
कि या तो मेरे जाने मास्टरी की ट्रेनिंग कर ले, नहीं तो मेरे जाने भाड़ में जा। जब ये अल्फाज मेरे पिताजी ने बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, उधर 1972 नवंबर 1972 में, अभी मैंने 50 साल पूरे किए हैं शादी के, 22 नवंबर 2022 को तो शादी हो गई थी। तो अब मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ अच्छा, शादी आपकी जो है वो उस टाइम में तो रीति रिवाज, ये हिंदू रीति रिवाज से ही हुई होगी शादी आपकी? नहीं, उस दौरान तो सब कुछ ऐसे ही तो था जी। अच्छा, ये और जो है आपकी एजुकेशन क्या है वैसे अभी जो क्या? वर्तमान में मैं MA इकोनॉमिक्स में हूँ, LLB हूँ, डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हूँ। मैं अपने आप में ट्रेन टीचर हूँ, और चूँकि मैंने मास्टरी की है तभी तो मास्टर के नाम से मुझे जानते हैं लोग। तो एक्स टीचर हो गया, और CAIIB इन बैंकिंग, ये बॉम्बे का IIB संस्थान है, वहाँ से है। इस तरह की मेरी आज की योग्यता है। अरे नहीं, मतलब जो आप बता रहे हैं तो इसके हिसाब से तो आप काफ़ी योग्यताएं बता रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं मोदी जी भी योग्यता पे उंगली उठ रही है, मतलब कि उनकी योग्यता सर्टिफिकेट दिखाएं? अगर आपसे भी कोई सर्टिफिकेट मांग दे, क्यों आप बता रहे हैं योग्यता सर्टिफिकेट? मैं तो ये कहने वाला हूँ कि मुझे अगर आप इजाज़त दें तो ये मेरा गेट है, इस कमरे में मेरे सारा रिकॉर्ड रखा है। ओरिजिनल डिग्री है मतलब आपके पास? ओरिजिनल डिग्री है। नहीं कहीं ऐसी तो नहीं कहीं आप, मतलब आजकल डिग्रियों का बड़ा लफड़ा चल रहा है। उनको याद होगा या नहीं होगा, मैंने 12 तक आदर्श इंटर कॉलेज शिकारपुर से किया, 12 पास। BA मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया एज ए प्राइवेट स्टूडेंट। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया दिल्ली में एज ए प्राइमरी टीचर MCD में, वहाँ पर भी मेरा 6ठा नंबर था मेरिट में। और पश्चिमी दिल्ली का एक गांव होता है ककरोला, वहाँ मैंने 5 साल मास्टरी की है। उसके बाद मेरा पहले भी बैंक का टेस्ट पास हो गया था, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड होता था उस दौरान। तो 1978 में मेरा वो एग्ज़ाम पार हो गया था। लेकिन राष्ट्रीय हॉस्टल आगरा पर मैं जब इंटरव्यू देने गया BSRB का, तो वहाँ इंटरव्यू में मैं रह गया। मेरे से वहाँ पर भी सीधा सवाल वही जातीयता इतना अच्छा, उस टाइम में जब आप पढ़ रहे थे उस टाइम में जातीयता का ज़्यादा दंश था, अब उसमें मतलब नहीं। अगर मैं ये बात आपके साथ साझा करूं तो जब तक मैं 10-12 तक पढ़ा, मेरा गांव पढ़े लिखे लोगों का है, लेकिन जाति विशेष लोग ऐसा नहीं चाहते कि मेरे से कोई आदमी कुछ आगे निकल जाए। अच्छा, उससे पहले की स्थिति पढ़ाई की क्या होती? जैसे जो है ज़्यादातर जो है शेड्यूल टाइप में ज़्यादातर पढ़ाई का स्थिति, अब तो खैर सुधार है, लेकिन उससे पहले की स्थिति क्या थी आपके जब छोटे थे, या उस टाइम में पढ़ाई की स्थिति क्या नहीं, थी? उस दौरान देखिएगा, प्राइमरी स्कूल तो मेरे गांव में ही था, तो 5 तक तो मैं वहीं पढ़ा। और मैं तो पढ़ने में भी ऐसा रहा हूँ कि हमारे पड़ोसी एक गांव है बरासो, वहाँ पर शिव मंदिर है, वहाँ के जो महंत थे उन्होंने उस दौरान मुझे 5 रुपया, मेरा टेस्ट लिया था, 5 रुपया मुझे इनाम का प्राइमरी स्कूल में दिया था। पढ़ाई के महत्व को आपने समझा है। हाँ, लोग गीता से बात कर रहे हैं, तो मैंने तो वो दिन देखे हैं कि आज तो ये बल्ब दिखाई दे रहे हैं मुझे, पंखा चल रहा है, AC भी है। ये तो सब जो संविधान के बदौलत कहीं आरक्षण का प्रावधान है, उससे बाबा साहब की मेहनत से मिला है। लेकिन उस दौरान हम लोग चारपाई पे डिबिया चिराग जला करके हम पढ़े हैं। अगर नींद का झटका आ गया तो डिबिया चारपाई पे ही मिट्टी का तेल खिंड गया है तो जलने का भी डर लगा है। लेकिन हम उस दौरान भी तबीयत से पढ़े हैं। एक बात, आज तो हम चलिएगा दूसरों को भी समझाते हैं, लेकिन मैंने अपने स्वयं में ये माना है कि शिक्षा से ही, आप तो हम सिद्धांत जान गए हैं संत महापुरुषों के, शिक्षा की अहमियत काफ़ी कुछ समझ गए हैं। क्योंकि जब किताबें पढ़ने को मिली हैं तो ज्योतिबा फूले ने कहा है कि शिक्षा के अभाव में मति गई, मति के अभाव में नीति गई, नीति के अभाव में गति गई, कि जब किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं होगी तो वो किधर जाएगा, और गति के अभाव में धन गया,
कि जब आदमी कहीं जाएगा ही नहीं, चलेगा फिरेगा ही नहीं, तो धन मुद्रा का भी कोई आगमन होगा नहीं। और धन के अभाव में शूद्र लाचार और हताश हुआ। यद्यपि मेरी जो जन्म की वर्ष है 1953, तो उससे 3 साल पहले इस देश में संविधान लागू हो गया, तो शूद्र शब्द तो उस दौरान समाप्त हो जाता है। लेकिन उस दौरान भी जाति पाति तो थी और प्रभाव भी था, लेकिन फिर भी मेरे गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, तो इतना उस दौरान एहसास नहीं होता था। अच्छा, वो मतलब ये फिर शुरू में तो आप पूजा पाठ में भी विश्वास करते होंगे जब बचपन में, तो ये मतलब कब हाँ, बदलाव आपके अंदर कब से हुआ है? देखिएगा, अज्ञानता की सजा भुगतनी पड़ती है। जो आज एक इस तरह का अंधविश्वास और पाखंड की परंपरा चरम सीमा की तरफ है, तो ये असर उस दौरान भी था। यद्यपि बाबा साहेब ने संघर्ष किया है, समझाया है, और उनसे भी पहले 1848 से संत महापुरुष समझाते आए हैं। वो धर्म के, जाति के, प्रांत के कहीं के भी हों, लेकिन समझाने का काम किया। लेकिन हमारे पास तक नहीं आ पाई ये बातें, और हम लोग भी नहीं, इनके जो आप जिनका नाम बता रहे हैं, मानव ज्योतिराव फूले का, साहू जी महाराज का, मतलब इन लोगों के इनका इतिहास इनकी भी जानकारी कब से आई है? इनकी भी जानकारी मैं वही जिक्र कर रहा था कि जब मैं इधर फर्स्ट क्लास हूँ मैं अध्यापन कार्य में, तो मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने जब मेरे घर वालों ने कह दिया कि या तो मास्टर की ट्रेनिंग कर, या नहीं तो मेरे जाने भाड़ में जा, तो मैं फर्स्ट क्लास बीटीसी करके आया 1974 में। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने जो रोज़गार थे फॉर द पर्पज़ ऑफ प्राइमरी टीचर, तो वो बंद कर दिया, बैन कर दिया, और नौकरी नहीं मिली। मैंने उसी दौरान सड़क पर मिट्टी डाली है। 5 रुपये उस दौरान उसके मिलते थे मजदूरी के। मैंने 88 पैसे, जिसे 14 आने कहते हैं, इतने पैसे में मैंने पूरे दिन गेहूं की निराई का काम किया है, जो दिसंबर और जनवरी के बीच पहला पानी लगने के बाद गेहूं में, और उसकी निराई का काम होता है। यानी आपने संघर्ष किया है, बचपन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, और संघर्ष करके आप आगे निकले हैं। हाँ, मैंने तो आप बच्चों का जो है, अपने बच्चों को भी इस एजुकेशन के मामले में हाँ जी। तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल आप सच बात कह रहे हैं। तो जब मैं संघर्ष के बाद जब मैं इधर दिल्ली में टीचर बन करके आ गया एमसीडी में, तो मेरा पहला बच्चा, मेरी शादी 1972 में हो गई, 3 साल बाद गौना हुआ, तो 76 में मेरे पास पहली बिटिया पैदा हुई। और उस टाइम में तो नाम वगैरह भी आप लोग पंडित जी के ही पास जाते होंगे, सारा कुछ सिस्टम। हाँ, तो अरे जनाब, मैं अगर तो आपने ये बदलाव कब से हुआ जब अब आपके मैं जिक्र कर रहा हूँ। हमने तो इतना, हमारे में भी तो विश्वसनीयता थी कि जब तक मैं टीचर रहा हूँ, मेरे पिताजी हर जन्माष्टमी पर अखंड पाठ रामायण का करवाते थे। लेकिन सुबह को जब खाना खिलाने की बात आती थी, जिसे आज के टाइम में भंडारा कहें, या उस दौरान सुबह को खाना खिलाना कहें, तो वहाँ बड़ी विचित्र स्थिति देखी मैंने कि पैसा तो मेरे पिताजी लगा रहे हैं भोजन व्यवस्था में, लेकिन वह शर्त जो है बिरादरी के लोग लगा रहे हैं कि ताऊ अगर बुद्धा आएगा तो हम ना बैठेंगे। तो फिर मैंने पिताजी से कहा कि ये कहाँ की विद्वानता है कि पैसा हम खर्चें और उस पर आदेश किसी और का चलेगा। फिर कुछ अकल भी आती गई और हमने वो काम छोड़ दिया। और अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलने के बाद, जैसे ही मेरा संपर्क इधर मास्टर बन जाने के बाद, और फिर मैं एग्ज़ाम देता रहा, मैंने एएसएम का नौकरी छोड़ा है, रेलवे में स्टेशन मास्टर का। मैंने प्राइवेट स्कूल का नौकरी छोड़ा है। मैंने यहाँ कीर्तिनगर होता है दिल्ली में, यहाँ पर फैक्ट्रियों में मैंने 115 रुपये महीने पे काम किया है, वो भी मैंने छोड़ा है। लेकिन मैं अपने जो परीक्षाओं की तैयारी होती थी, मेरा एसएससी का टेस्ट पास हुआ बाबू के लिए,
एक बार मैं टाइप टेस्ट दे गया, दोबारा मैं नहीं आ पाया, तो उधर मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। रेलवे मैंने ज्वाइन किया, पोस्टमैन के लिए मैंने ज्वाइन किया, और मैंने 2.5 रुपये रोजाना पर 7 गांव डाक बांटी है। तो ये आपने जो संघर्ष किया, अलग अलग तरह की नौकरी करी, नौकरी छोड़ी है, दूसरी पकड़ी है, फिर लास्ट टाइम में आपने जो अभी फिर कौन सी नौकरी में आप? मैं लास्ट में बैंक में आया हूँ जी जी। BSRB के थ्रू। और वहाँ पर भी जब हमारा एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी तो मैं कोचिंग में गया। कोचिंग में जब मैं गया तो वहाँ मुझे मंच पे बुला करके मेरा जब टेस्ट लिया गया, तो जो मैडम थी, जो इंस्ट्रक्टर थी, उन्होंने ये मुझे कह दिया था कि बेटा आप थोड़ी सी मेहनत और करो, आपका एग्ज़ाम गारंटी के साथ पास हो तो आप लास्ट में PNB से मैं मतलब PNB से सेवानिवृत्त हुए हैं? हाँ, एज ए। अच्छा, ये जॉब है, जॉब में आपके जब रहे हैं तो जॉब के दौरान भी आपके साथ जातीयता का कहीं दिखाई दिया आपको कि? हाँ, ये तो होता है, होता है ऑफिस में जैसे होता है। हाँ, देखिएगा मैं बता रहा हूँ कि जब मैं ककरोले में मास्टर था तो मैंने तो बड़ी अजीबोगरीब बात देखी है, और मैं मनवादियों को कितना कोसूं, कम तो अपने वाले भी नहीं हैं। कि जहाँ मैं ककरोले में मास्टर था, 1981 में जब मेरी जनगणना में ड्यूटी लगी तो मुझे तुक्के से मोहल्ला वाल्मीकि का और जुलाहा चमारों का मिला। तो वहाँ जब मैं गया तो जो जनगणना का रजिस्टर था उसमें जो कॉलम थे उसमें जाति का भी कॉलम था। तो मैं एक रामपाल सिंह ASI होते थे, जब मैं उनके घर बैठा था जनगणना के लिए, तो वहाँ जब मेरे से बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा कि साहब आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बता दिया। जब मैंने कहा आपका ये एड्रेस क्या है, तो उन्होंने पोस्टल एड्रेस बता दिया। जब उनसे मैंने पूछा कि आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा चमार। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ये शब्द, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बड़ा बुरा लगता है, चुभता है। तो मैंने वो रजिस्टर रख दिया। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई उत्तर प्रदेश में, तब तक मैं भी नहीं जानता था, इतनी विचित्र बातें नहीं जानता था जो आज मुझे मान्यवर कांशीराम साहब के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जातीय जो वर्ण व्यवस्था है वो टोटल हम लोग जानते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। तो उसमें ककरोले के वो जो जुलाहे चमार थे, जब मैंने उनसे ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में एक जाटव होता है, उनको आप कैसा मानते हो, तो जनाब उनका जवाब ये था कि उनके घर तो, चूँकि मेरा प्रश्न ऐसा था कि उनको अपने से नीचा मानते हो, ऊंचा मानते हो, या बराबर का मानते हो, तो उस आदमी का ये जवाब था कि उनके घर तो हम पानी नहीं पी सकते। अच्छा, इसमें जैसे तो जब आपका चमार के घर पानी नहीं पी सकता, इसमें भी ऊंच नीच है, ऊंच नीच है, ये तो फिर चमार कैसे उम्मीद करेगा किसी ब्राह्मण से कि वो अब ये मैं आप देख रहा हूँ कि आप बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रतिबंधित है कि उस शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आप उस पर बार बार उस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप मतलब उसमें मतलब इसमें दिक्कत नहीं है आपको कि नहीं, देखिएगा मैंने पहले ही कहा है कि मैं किसी वर्ग विशेष का अपमान न करने के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और चूंकि ये इस्तेमाल होता रहा है, और मेरी तो बात छोड़ दीजिएगा, इस देश में तो वो शब्द भी इस्तेमाल हो रहा है, रिकॉर्डेबल हो रहा है। राष्ट्रपति महोदय जानती हैं, राष्ट्रपति महोदय जानते रहे हैं, उस प्रदेश के राज्यपाल महोदय जानते रहे हैं, डिग्री पर लिखा हुआ है। गाजियाबाद में जहाँ से मैंने लॉ किया है वहाँ पर MMH कॉलेज है। MMH कॉलेज गाजियाबाद, जब उसकी एब्रिविएशन करते हैं तो उसका पूरा नाम है महानंद मिशन हरिजन कॉलेज। हरिजन शब्द में भी हरिजन शब्द भी प्रतिबंधित है, लेकिन देखिएगा चल रहा है, अभी भी चल रहा है, डिग्री पर चल रहा है, तो नाम नहीं बदला गया है। मैंने भी कभी बसपा की सरकार थी तो आपने जो है ये जो एक जाति का, जैसे आपने बताया है कि एक जात में भी जो है ऊंच नीच की भावना है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब किस व्यवस्था की पोषक है? इतना फ्रैक्शन है, इतना वर्गीकरण है। अच्छा, आप लोगों में शादी विवाह जैसे लोग करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? स्वार्थ बस। तो जुलाहा चमार जो ये कहता है कि उसके घर का पानी नहीं पी सकता जाटव के घर का, तो स्वार्थ बस। यदि लड़का IAS IPS है, PCS है, PPS है, तो उसके यहाँ तो लड़की दे देते हैं और लड़की ले भी लेते हैं, रिश्ते होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर रिश्ते नहीं होते हैं। एक चीज़ में सुनी आपकी जो है
कि आप अगर कहते हैं कि मैं मतलब जो है जो जाति सूचक शब्द है आप इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा कहता तो केस हो जाता है, ऐसा क्यों? हाँ देखिएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, जाति का नाम ले रहा हूँ, तो वो परिभाषित करने के लिए कर रहा हूँ, उसका अर्थ की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो दूसरा आदमी बोलता है उसके कहने में एक इस तरह का दर्द और चुभन भरी होती है। अच्छा, जातीयता का दंश समाज आज भी झेल रहा है कहीं ना कहीं, मतलब बदलाव हुआ है लेकिन अभी पूर्ण बदलाव नहीं है। पूर्णतः झेल रहा है आज भी। तो क्या नहीं हो रहा? आप जो है अभी सिस्टम जो आपका जो है अभी विचारधारा या जो मतलब अभी किस विचारधारा को आप फॉलो कर रहे हैं अभी, मतलब जो है हिंदू आप धर्म तो आप हिंदू ही है आपका अभी तो? नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है। धर्म भी चेंज कर लिया आपने? ऐसा नहीं है। अच्छा। मुझे हिंदू मानता कौन था, न मुझे आज मानता है जी। कोई नीच कहता है, कोई अछूत कहता है, कोई चमार बोलता है, कोई चूड़ा बोलता है, कोई धोबी बोलता है, कोई धानक बोलता है, कोई गडरिया बोलता है, कोई काछी बोलता है, कोई कुमार बोलता है। एक माई का लाल हिंदू तो नहीं बोलता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं हिंदू हूँ? तो अभी जो ऐसे अपने बच्चों की अभी शादी आप में जैसे करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं? मैंने चूँकि बाबा साहिब का मैं फॉलोअर हूँ, उनका अनुयायी हूँ, उन्होंने जो ज़िंदगी के सिद्धांत दिए हैं तो राजनीतिक ही क्षेत्र उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने जो 4 धर्म इस देश में स्थापित हुए यहीं के लोगों ने किए। सिख धर्म यहीं का प्रतिस्थापित है, जैन धर्म भी यहीं का बनाया हुआ है, बौद्ध धर्म भी यहीं का दिया हुआ है, सतनामी धर्म भी गुरु घासीदास जी द्वारा बनाया गया है। तो उन्हीं में से बाबा साहेब ने ईसाई धर्म खूब पढ़ा है। उन्होंने इस्लाम मत भी खूब पढ़ा है और उन्होंने 1935 में, और देखिएगा उन्होंने जिस डेट में ये धर्म अख्तियार किया, तथागत गौतम बुद्धा के बताए हुए पंचशील अष्टांग मार्ग, उन पर चलने का बात कहा और उन पर वो चले और उन्होंने अपने को चेंज किया। उसी आधार पर राजनीतिक क्षेत्र एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो जिंदगी जीने का सच्चा और अच्छा रास्ता है, जिसमें न कोई अंधविश्वास है न कोई पाखंड है, ऐसा तथागत के दिए हुए सिद्धांत हैं कि पंचशील जो दिया है, अगर उस पंचशील का चरित्र धारण कर लिया तो उसको ज़िंदगी में कोई घाटा नहीं होगा। नहीं, अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये बौद्ध भी जो है कोई विष्णु के अवतार है, ऐसा भी कहीं कोई ये तो देखिएगा एक मनवादियों ने हड़पने का प्रयास है। तो मैंने उस धर्म की जब मैंने पढ़ा है, तो अभी जैसे आप जो बच्चों की शादी जो करते हैं या जो घर में संस्कार करते हैं तो वो किस आधार पर? हाँ, मैंने धर्म रीति से ही किया है, सारे बच्चों का रिश्ता बौद्ध धर्म रीति से किया है। अच्छा, उसमें बौद्ध धर्म में भी मैंने देखा है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भी कुछ जातिवाद की भावनाओं से ग्रसित है, ऐसा कुछ है? देखिएगा, अब यूँ तो वंश नाश किसी भी बीमारी का नहीं हुआ है। अब मान लीजिए वो आदमी तो है ना जो बौद्ध भिक्षु है, और जो जिस धर्म की बात कर रहे हैं हिंदू मत की, तो हिंदू मत में भी कोई संत है, कोई महंत है, कोई पुजारी है, कोई पुरोहित है, तो वो भी आदमी ही तो है ना। और जब वो आदमी है तो इंसानों के बीच पैदा हुआ है, तो जो इंसानों में कोई अवगुण है तो उनके साथ भी जाने का बन जाता है। ऐसा नहीं है कि पाक साफ सारी चीज़ें हैं। तो जो बाबा साहेब ने 1935 में प्रतिज्ञा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूँ, जो मेरे काबू की बात न थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे काबू की बात होगी। तो अक्टूबर 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने दीक्षा ली और कांचीपुरम में एक प्रोग्राम और हुआ, बौद्ध बने लोग। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पंचशील का चरित्र धारण किया है और ये मान करके किया है, जान करके किया। अच्छा, ये जो संस्कार जैसे होते हैं, अब शादी की जैसे आपने बताया है, घर गृह प्रवेश वगैरह जो भी सिस्टम बताया आपने कि हम लोग पंडित से नहीं करवाते हैं, तो जैसे एक अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, मतलब वो संस्कार आप लोगों में किस तरह से करते हैं? बौद्ध रीति से होता है।
वहाँ पर भी करना क्या है। हमारा जो हिंदू मत का वहाँ पर जो वो है, जो पुरोहित है, शमशान घाट में भी पुरोहित हैं वो लोग, जो वहाँ संस्कृत में मंत्र पढ़ते हैं। अब मैं तो संस्कृत उतना पढ़ा लिखा नहीं, 10 तक मैंने पढ़ा, लेकिन मैं तो चलो पढ़ भी लिख भी गया, कुछ समझ लूँगा संस्कृत को, लेकिन मेरा जो बिल्कुल अनपढ़ समाज है अभी, तो वो तो संस्कृत में कोई गाली दे रहा है, कोई अच्छा बात बोल रहा है, तो उसको तो अनजान को बेचारे को कुछ पता नहीं है। और एक शब्द होता है चरित्रवान और एक शब्द होता है शीलवान। दोनों शब्द लगते एक जैसे हैं, चरित्रवान और शीलवान, लेकिन चरित्रवान शीलवान नहीं हो सकता। हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, मैंने तथागत के पंचशील धारण किए हुए हैं, चरित्र में धारण कर लिया है, मानता हूँ, व्यवहार है, स्वभाव है, तो वो अगर मान लीजिए कोई आदमी निकल रहा है बाहर रास्ते से, उसको कोई नोट मिलता है, कोई ऑर्नामेंट मिलता है, वो चारों तरफ देखता है, कोई नहीं देख रहा है, उठा करके उसने जेब में रख लिया, तो वो चरित्रवान तो हो सकता है। तो आपने उसने चोरी नहीं की, जेब नहीं काटी, हेरा फेरी नहीं, चीटिंग नहीं, लेकिन शीलवान नहीं। क्योंकि शील तो ये कहता है कि जिस चीज़ पर मेरा किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, मेरा लगाव नहीं है, तो उसको मुझे उठाना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा पंचशील है, तथागत के दिए हुए सिद्धांत हैं, अष्टांग मार्ग है। नहीं तो इसमें जैसे आपके पाप पुण्य तो नहीं होगा ना, जैसे बता रहे हैं कि पाप पड़ जाता है, और मतलब जो है ऐसा पुण्य पाप का भी कुछ है आपके मतलब इसमें? देखिएगा, पाप और पुण्य की जो परिभाषा हम करेंगे, तो जहाँ अच्छे सत्कर्म हैं, सत व्यवहार है, सम्यक वाणी है, सम्यक दृष्टि है, और पंचशील का पाठ करता है, तो उससे कोई अधर्म होने का चांसेस होते नहीं हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, अच्छा, एक कि चीज़ ये धर्म की आड़ में ही पाप छिप सकता है, एक चीज अन्यथा उसको कई जगह नहीं, पाप के लिए तो यहाँ धोने के लिए बहुत मतलब जो है नदियाँ हैं हमारे यहाँ, जहाँ पाप धुल जाते हैं, पाप धुलने में दिक्कत नहीं है। अरे साहब, बड़ी विचित्र बात है। मुझे एक बात बताइएगा, मेरा जो मुसलमान है वो गंगा नहीं नहाता है, तो गंगा ने मेरे मुसलमान का क्या बिगाड़ लिया? मेरा हिंदू जमजम नहीं नहाता है, तो जमजम ने हिंदू का क्या बिगाड़ लिया? कि जाति पाति नहीं, जातवाद तो देश के लिए खतरनाक है, देश में जातवाद होना भी नहीं चाहिए। मतलब, और जहाँ तक धर्म की बात है, तो धर्म एक धारणा की चीज़ है, अलग अलग लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, धर्म मानना चाहिए, और जिसको जो अच्छा लगे धर्म फॉलो करना चाहिए। लेकिन देश तरक्की किस आधार पे करेगा? जो है देश जो आज चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, तो देश तरक्की भाईचारे के आधार पर करेगा, और प्रत्येक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सब मिलकर के काम करें, सबका मतलब है। मैं जब मेहनत करता हूँ तो मुझे उसका प्रतिफल नहीं मिलना चाहिए कि प्रतिफल कोई और खा जाएगा, मेहनत कोई और करेगा। इस देश में यही तो हो रहा है। ये देश में अब तो खैर काफ़ी बदलाव है, और आपने वो संघर्ष देखा है जो आपके टाइम में चलता रहा है। और मैं बता तो रहा हूँ कि मेरी जो बीटेक छूटी, लेकिन एक चीज़ अभी जो है समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे बता रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण के, आपने भी शायद कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ लिया होगा अपने ज़िंदगी में, आरक्षण का लाभ भी आपने लिया होगा। लिया है। तो वो बताते हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण हुआ था और ये चला के रह गया, ऐसा कुछ है? ना। आरक्षण 2 प्रकार का था। एक राजनीतिक आरक्षण था, वो वास्तव में 10 साल के लिए था। ये जो सरकारें हैं, हमें नहीं पता कौन सी मानसिकता के तहत हर बार ये आरक्षण 10 साल के बाद उसको नवीनीकरण करती हैं, रिन्यू करती हैं। हालांकि हमारे हित में हो रहा है, नहीं तो आप लोग विद्वान पत्रकार हैं, जिस दिन राजनीतिक आरक्षण भी खत्म हो गया तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, एक भी आदमी किसी विधानसभा और किसी लोकसभा में जा नहीं सकता।
आरक्षण मतलब राजनीतिक आरक्षण जो है राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए 10 था। साल के लिए हुआ। और ये जो और जो जाति को आधार मान करके कि जातीयता के आधार पर जिन लोगों को अपमानित किया गया है, जिनको मौके नहीं मिले हैं बराबरी में आने के, ये मानसिकता के आधार पर बाबा साहेब ने बड़ी सोच के बाद ये काम किया था। और ये तो जिस तरह से जात का जैसे आरक्षण की बात हो रही है, उसके साथ एक और मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ लोग मांग कर रहे हैं जनगणना की, कि जैसे अभी पेड़ पौधों की गिनती हो रही, जानवरों की गिनती हो रही, गधे घोड़ों की गिनती हो रही, लेकिन इंसानों की गिनती नहीं हो रही है। और ये जनगणना के बारे में आपका क्या मत है? देखिएगा, जो लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब इस देश में पशु पक्षी, पेड़ पौधों, मकान दुकानों की गणना हो सकती है, अंतरिक्ष में जाकर के कितने हमने वो भेज दिए हैं, तो उनकी गणना है हमारे पास, तो जाति की गणना क्यों नहीं है? जाति मेरे बाप ने तो बनाई नहीं, मेरे पुरखों ने भी नहीं बनाई। जिन्होंने जातियां बनाई हैं आज वही विरोध कर रहे हैं। और उसका मूल कारण ये है कि जिस दिन जातीय आधार पर गणना हो गई तो मेरे लोग ये कहने लगेंगे, जिनकी तादाद ज़्यादा है भारत सरकार के खजाने में, भारत सरकार के पदों में जाति के गणना के आधार पर बांट लीजिएगा। जिसकी जितनी संख्या भारी शासन प्रशासन में, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिनके लिए घाटे की बात है वो विरोध कर रहे हैं। आरक्षण का जो दायरा है वो कितना है? मतलब ये आपका ये 15% तो SC का है और 7.5% ST का है। हाँ, और OBC का 27%। टोटल 49.5। हाँ, वहाँ देखिएगा, बड़ा आपने बड़ा मतलब इस तरह का एक आनंद देने वाला भी और दिमाग को दौड़ाने वाला भी ये प्रश्न है। इस देश में मेरे आंकड़े नहीं, किसी और के आंकड़े नहीं, लोकसभा के आंकड़े हैं। इस देश में आरक्षण का जो प्रावधान है और जो आबादी का अनुपात है, इस देश में 15% मेरा ब्राह्मण, मेरा बनिया, मेरा ठाकुर है। बाद बाकी 85% में 52% मेरे पिछड़ी जाति के लोग हैं, 22.5% SC और ST के लोग हैं, 10.5% अल्पसंख्यक लोग हैं। अब जो आरक्षण का प्रोविज़न है तो वो तो ऐसे नहीं है कि बाबा साहेब ने केवल मात्र SC ST के लोगों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था की है, ऐसा नहीं है। जब हम आर्टिकल 340 में चले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उधर जाकर के बाबा साहेब ये लिख कर के गए हैं कि देश का राष्ट्रपति समय समय पर ऐसे आयोग गठित करेगा जो ये जांच करे कि क्या अनुसूचित जाति की तरह किन्हीं और जाति को भी आरक्षण की आवश्यकता है। नहीं, एक चीज़ और है, जैसे हमारा जो अगर देखा जाए तो SC ST OBC और माइनॉरिटी मिला के एक 85% जिसको आप बोलते हैं। जी जी। तो अगर ये कहीं ना कहीं इनका आपस में मतलब टकराव है या कुछ एकता की बात, टकराव तो इसी का परिणाम है कि दूसरे लोग हावी हैं। और ये आप देखिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई वास्तव में आप लोग विद्वान लोग हैं, आप लोग सवाल ऐसे कर रहे हैं कि जो जिनके जवाब बड़े विचित्र हैं। बहुत सारे लोग तो उखड़ भी सकते हैं इस बात पर। मुझे एक बात बताइएगा कि ये मनवादी लोगों की चाल नहीं है। कौन सी मंडल कमीशन क्या था? ठाकुर BP सिंह जी ने जब 1989 में चुनाव में गए तो उन्होंने ये बात कही, अपना जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें ये बात कही थी कि मैं मंडल कमीशन लागू करूँगा। क्योंकि पहला जो काका कालेलकर कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट आई 68 के आसपास, वो रद्दी की टोकरी में डाल दी। फिर BP मंडल साहब की सानिध्य में
मंडल कमीशन बना, उसकी जब रिपोर्ट आ गई तो वो भी रद्दी की टोकरी में डाल दी। लेकिन बीपी सिंह जी ने, उनका मकसद ये था कि मैं मंडल कमीशन की बात करूंगा तो जो पिछले वर्ग का मामला है, जिनकी तादाद 52% है, उसके नेता लोग मेरी बात से प्रभावित होकर के मुझे जिताने का और मेरे दल को, जनता दल को जिताने का काम करेंगे। और वो उसमें सफल भी हुए। हालांकि कई दलों की मिलजुल करके वो सरकार बनी थी, ऐसी नहीं बनी थी। तो तब, लेकिन वहाँ पर जब मंडल कमीशन उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं की, वायदा किया था, तब मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी ने, मान्य बहन जी ने बोट क्लब पर धरना दे करके हमने वो नारे लगाए थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आपने इतना चलाया है, संघर्ष किया है और मूवमेंट को काफ़ी बहुजन समाज को जगाने का काम किया है, लेकिन ये बहुजन समाज जो है आज भी सोया हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ हाँ, पहले भी था, अभी भी है। और एक बताइएगा, मैंने कहा कि कोई भी बीजनाश नहीं है, कोई भी रोग। स्वार्थपरता का जो एक रोग है आदमी के अंदर, तो समूल नष्ट तो नहीं हुआ। हमने समझाने का काम किया। हमारे जो पुरखे रहे हैं, चाहे उनमें ये ज्योतिबा फूले रहे हों, पेरियार रहे हों, पेरियार के लिए तो नहीं टोकते हैं, पेरियार तो बढ़िया थे। कांग्रेस के कोई कहते पेरियार एक गडरिया समाज जो होता है उससे थे, ऐसा कुछ? ना, उनकी हिस्ट्री पढ़िएगा ना जी, तो उसमें ये तो केरला के कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष रहे हैं पेरियार ये भी रामास्वामी नायक। आज तो उनके मुकाबले कोई लेस मात्र भी विरोध नहीं कर रहा है, उन्होंने तो खरी खरी सुनाई है। उन्होंने भी कुछ, ये लोग भी अधूरी बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको कहा कि यू आर आल्सो इंटेलेक्चुअल प्रेस रिपोर्टर, और रिपोर्टिंग में आप सच्चे और अच्छे ही सवाल कर रहे हैं। वो लोग ठीक बात नहीं कर रहे हैं और ठीक सवाल नहीं उठा रहे हैं। नहीं, ठीक सवाल, ठीक चौपाई चेंजिंग होने लगी है। मैं देख रहा हूँ, बता रहे हैं कुछ लोग, सुनेगा, मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको कि वो रामचरितमानस की केवल एक चौपाई की बात क्यों कर रहे हैं कि ढोल गमार शुद्ध पसनारी ये सब तारण के अधिकारी। वो दूसरी चौपाई की क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं जो तुलसीदास जी ने लिखी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल पर के चारी। आप विद्वान हैं, मेरी बात को समझेंगे और जो सुनेंगे वो भी समझेंगे कि एक जगह तुलसीदास जी ने ये कहा कि ढोल गमार शुद्ध पसुनारी ये सब तारण के अधिकारी। तारण का आज लोग व्याख्या कुछ कुछ और कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ताड़ना का मतलब निगाह रखना तो है, कंट्रोलिंग तो है। मैं जो शब्द लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मार पीट, ठोकना पीटना, उसकी भी मैं उसमें तह में नहीं जाता हूँ, लेकिन ताड़ने का अर्थ इतना तो ज़रूर है कि निगाह रखो, कंट्रोल रखो। तो जिस बहन बेटी पर महिला के रूप में हम हर वक्त उसे ताड़ते रहेंगे, उस पर निगाह रखते रहेंगे, और फिर मैं उससे उम्मीद करूं कि जब आपत्ति काल होगा तो वो मुझे साथ देगी, तो ये मैं मूर्खता भरा ये बात नहीं होगी क्या? अरे भाई, या तो तुलसीदास जी दोनों चौपाइयों में नारी शब्द की व्याख्या कर दे कि अगर नारी ऐसी है तो ये है, अगर नारी ऐसी है तो ये है। अभी मैं आपके घर पे एंट्री कर रहा था, दरवाजे पे नेम प्लेट भी लगा रखी है आपने अपनी मिसेज के नाम की, जो है आप तो महिला कुशल। अरे साहब, जिसकी बदौलत, जिन मैडम की बदौलत, जिसने मुझे मेहनत मजदूरी करते वक्त मुझे पूर्णतः साथ दिया है। जब मैं 2.5 रुपये रोजाना पर 7 गांव डाक बांटता था तो मुझे 75 रुपये वो मिलती थी वेतन, कहें EDD तो होता था, मैं एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट डिलीवरी एजेंट, तो वो 75 रुपये जो मेहनताना मिलता था, उसमें से 5 रुपये का हमको पोस्टल स्टैम्प मिलता था बेचने के लिए। तो वो धीमे धीमे बिकता था, लेकिन हमारे उसमें से 75 में से वो 5 रुपया ले लेते थे। और 5 रुपये करके 15 रुपये की मैंने RD अकाउंट चला रखा था। 55 रुपये से मैंने दुकान खोली, तो मेरी मैडम ने घूंघट करके गांव में दुकान चलाई है।
ये आपका तो है बराबर का संघर्ष रहा है और आप महिलाओं को भी बराबर का दर्जा देने का साहब मैं प्रयास करते हैं। वही बात कहना चाह तो रहा लेकिन हूँ समाज जो कि है आज भी नहीं जिन मेरी साथी ने, अरे साहब जब कहीं जो अभी आपने मेरे से पूर्व में पूछा था कि आपकी भी तो शादी हिंदू पद्धति से हुई होगी, तो हिंदू पद्धति में जो अग्नि के सामने बैठ कर के वर और वधू पुरोहित उनसे वादे इरादे करवाता है, तो मेरे वाली ने तो पूर्णतः निभाया है। तो जो समाज में मैं जाता हूँ तो जो मान सम्मान मिलता है वो उन्हीं की बदौलत मिलता है। नहीं तो वो मेरा हाथ पकड़ के बैठ जाएं कि जा कहाँ रहे हो, पहले ये काम करो, पहले ये काम करो, सब्जी लाओ, दूध लाओ, तो मैं तो कहीं नहीं जाता। तो ये थे हमारे साथ में मास्टर सुरेश चंद्रा जी और इन्होंने अपने जीवन संघर्ष के बारे में और जो बहुजन मूवमेंट में भी ये भाग लेते रहते हैं उसके बारे में भी चर्चा करी। और बहुजन समाज जो है बता रहे हैं आज भी जो स्थिति में होना चाहिए वो स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा, तो कहीं ना कहीं मिशन से भटके हुए लोग हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वे मेरी मंगल कामना कि भाई आपकी पत्रकारिता, आपका ये चैनल फलीभूत हो, कारोबार में यारे प्यारे रिश्तेदार सभी लोग फलीभूत हों और ज़िंदगी में हर प्रयोजन में सफल हों, ऐसी मेरी मंगल कामना।